हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स फीचर्स। So in our earlier two videos you have already learned about the constitution, the preamble, the importance and the pillars of preamble. So today we will start from the topic judicial review. What is judicial review? Judicial review is the chief characteristic of the constitution. Judicial review administers the working of union and state within jurisdiction without disrespecting the powers of parliament. The constitution has made an effort to harmonize the principles of judicial review. Parliamentary amendments, external orders, ordinances and judicial judgments are given for judicial review. If the court finds any indiscrepancy in the external orders, ordinances or judicial judgments, it can stop them by declaring them unconstitutional. अब जो मैंने पढ़ा उसमें तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, लेकिन इसको अगर हम काफ़ी आसान भाषा में अगर समझने जाएं तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोबारा से रिव्यू करना। रिव्यू का मतलब आप जानते हो ना, किसी भी चीज़ को दोबारा से व्यू करना, दोबारा से उसको देखना और उसके ऊपर विचार विमर्श करना। अब क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब सरकार जो है, आपको पता है, ये भी हमने ये वर्ड भी उस दिन यूज़ करके देखा था कि इसका मतलब क्या होता है। जो वर्ड यहाँ पर लिखा गया है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स का मतलब आपको मैंने बताया था उस दिन कि अमेंडमेंट मतलब होता है किसी भी कानून के अंदर जो भी है, पुराना कानून है उसको अमेंड करके नया लाना, या फिर पुराने कानून के अंदर कुछ बदलाव करना, या फिर पुराने कानून को खारिज करना यानी कि कैंसिल कर देना। तो इन सब को कहा जाता है अमेंडमेंट्स। तो पार्लियामेंट के अंदर ये जो हमारे नेता लोग सब लोग बैठते हैं और ये लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कुछ अमेंडमेंट्स भी करते हैं, ऑर्डर्स यानी कि नए नए बिल पास किए जाते हैं, नए नए कानून बनाए जाते हैं, पुराने कानून में बदलाव किया जाता है, समथिंग लाइक दैट ओनली। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये सही हो रही हैं कि नहीं। अब देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि भारत एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का मतलब होता है पब्लिक का रूल, यानी कि रूल ऑफ द पीपल, लोगों का रूल। तो क्या जो अमेंडमेंट्स की जा रही हैं वो सही हो रही हैं? अब देखिए, समय समय पर बदलाव होना तो लाजमी है। सरकारें बदलती रहेंगी तो विचार बदलते रहेंगे, विचार बदलेंगे तो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत भी पड़ेगी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नए ऐड किए जाएंगे, पुरानों को कैंसिल किया जाएगा या पुरानों में बदलाव किया जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब आप जानते हैं कि जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के ज़्यादा नेता पार्लियामेंट में होते हैं, यानी कि जिसके ज़्यादा नेता होंगे, ज़्यादा पार्लियामेंट में जिसका सीट्स होंगी, वही पार्टी रूल करेगी। जैसे कि प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बीजेपी की गवर्नमेंट रूल कर रही है। अब ज़्यादातर जो मंत्री हैं, ज़्यादातर सीट जो है वो बीजेपी सरकार के पास हैं। अब जब सारे मंत्री, ज़्यादातर मंत्री बीजेपी के हैं, तो ऑब्वियसली जब वोटिंग होगी या कोई बिल पास करवाना होगा तो आसानी से उस पार्टी के जो नेता हैं, जो उसके सीट होल्डर्स हैं, वो लोग वोट डाल के उसको पास करवा सकते हैं। अब ऐसे में कभी कभी ये भी हो सकता है गलत चीज़ को भी पास करवा दिया जाए अपने फ़ायदे के लिए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जुडिशियल रिव्यू जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट वो एक रोल निभाता है। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है? अब जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो भी जजमेंट्स दी जाती हैं, जो भी पार्लियामेंट के अंदर कुछ ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, बिल्स पास किए जाते हैं, उन सब को जुडिशियल रिव्यू के लिए भेजा जाता है। किसके लिए भेजा जाता है? जुडिशियल रिव्यू के लिए। अब जुडिशियल रिव्यू में उसके ऊपर दोबारा से विचार विमर्श किया जाता है, उसको ध्यान से देखा जाता है और पता लगता है अगर उसके अंदर कुछ खामियां हैं या किसी पर्सनल फ़ायदे के लिए उसके अंदर अमेंडमेंट्स इस तरह की गई है, या फिर किसी पर्सनल, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के लिए उसको चेंज किया गया है, तो ऐसे में उस कानून को खारिज फिर से किया जा सकता है। अगर पता लगे कि वो जो कानून बनाया गया है या जो भी अमेंडमेंट्स की गई हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर उसको बदला गया है, तो ऐसे केसेस के अंदर उस कानून को खारिज किया जा सकता है, उस अमेंडमेंट को कैंसिल किया जा सकता है। अब ये ज़रूरी क्यों है आप समझ गए होंगे, क्योंकि अब सब लोग एक पार्टी के नेता हैं
तो उसको पास करवाने के लिए हमें पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ वोट चाहिए होते हैं जो उसकी फेवर में हों। तो ऑब्वियसली जिस पार्टी के पास ज़्यादा वोट्स हैं वो उसको आसानी से पास करवा सकती है, लेकिन वो सही है कि नहीं ये भी ध्यान रखा जाता है। अगर वो गलत होगा तो जुडिशियल रिव्यू के टाइम पे वो फिर से पकड़ा जाएगा और उसको फिर से कैंसिल कर दिया जाएगा। अब अगला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। Fundamental rights are conferred to the people of India by the Constitution to live a dignified life. The most valuable capital of a country is in the overall development of nation, which further lies in the fundamental duties and rights. The right to constitutional remedies, and for the children 6 to 14 years of age, right to educate are also made available. अब भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, लोग हैं, उन सबको फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं ताकि वो लोग एक इज्जत भरा, एक सम्मान भरा जीवन जी पाएँ इन राइट्स का उपयोग करते हुए। और ये जो राइट्स हैं ये देश की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे राइट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, वैसे वैसे ड्यूटीज़ की भी हमें ड्यूटीज़ को भी हमें निभाना चाहिए। जैसे कि हम राइट्स के बारे में तो सबसे पहले सोच लेते हैं, लेकिन राइट्स के अलावा हम अगर ड्यूटीज़ की बात करें तो वो भी हमारी जिम्मेदारी आती है। अब राइट्स में कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट हमारी मानी जाती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। और इसके अलावा राइट्स के अंदर एक और चीज़ हमारे शामिल की गई है, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन फॉर द किड्स। जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन भी दिया गया है। तो ये जो राइट्स हैं इनके द्वारा ही भारत जो है वो तरक्की की ओर बढ़ रहा है और भारत में रहने वाला हर एक नागरिक जो है वो बहुत ही खुश है, वो अपने आप को सम्मानित, गर्वान्वित महसूस करता है जब वो भारत में है। अब ये जो राइट्स और ड्यूटीज़, इसके बारे में हम जूनियर क्लासेस के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में नहीं जाएंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है Directive Principles of State Policy. Now, the protection of people, security and welfare should be carried out by the state. These principles provide direction for the state governances and policy making, so they are called the directive principle. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, आखिर ये है किस बला का नाम, वो देखते हैं हम अभी। अब देश के अंदर रहने वाले, स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों की प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी और उनकी भलाई का काम, यानी कि उनके स्तर को ऊंचा किया जा सके, इस सब के लिए स्टेट जिम्मेदार रहती है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? स्टेट। अब स्टेट जिम्मेदार है, यानी कि स्टेट काम करेगी तभी वहाँ के लोगों का उत्थान होगा, तभी उन लोगों का भला होगा। स्टेट उनके लिए पॉलिसीज़ बनाएगी, उनके लिए काम करेगी, अच्छे अच्छे जो है रूल्स बनाएगी, तभी वो लोग, पब्लिक जो है उसके जीवन स्तर में सुधार होगा। अब जो प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि जो भी बॉडी स्टेट को चला रही है उस बॉडी को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको डायरेक्शन प्रदान करती है। डायरेक्शन प्रदान करना आप समझते हैं ना, उसको एक रास्ता दिखाती है कि भाई देखो ये रास्ता सीधा जा रहा है, तो वो रास्ता दिखाने का काम करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। किस लिए रास्ता दिखाते हैं? पॉलिसी मेकिंग के लिए, कि जो भी आप पॉलिसीज़ बना रहे हो, जो भी आप नए नए कानून ला रहे हो, जो भी आप नए नए ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स शुरू कर रहे हो, ऐसी ऐसी स्कीम्स शुरू कर रहे हो, वो सब स्कीम्स जो हैं वो ऐसी शुरू की जाएं जिससे लोगों का भला हो सके, पब्लिक का भला हो सके। तो ये सब काम जो है वो कौन करता है? वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं स्टेट पॉलिसी के, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसमें मदद करते हैं। अब आप कहेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कौन मानता है कौन नहीं मानता है, ऐसा नहीं है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमने अभी जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ा, तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ेगा, भंग करेगा, उससे बाहर जाकर कोई डिसीजन लेगा, तो इस केस के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू होगा उसमें उसकी जो भी उसने खामियां हैं उस बिल के अंदर, जो भी है, जो उस कानून के अंदर खामियां हैं, जो पॉलिसी के अंदर खामियां हैं, वो सब पकड़ ली जाएंगी और उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सरकार को एक गाइडेंस देते हैं, एक उनको दिशा निर्देश देते हैं कि किस प्रकार से आप पॉलिसीज़ बनाओ ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके, ताकि लोगों की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन बनी रहे और देश आगे बढ़ सके। अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है प्रोविजन फॉर बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स।
अब बैकवर्ड सेक्शंस और ट्राइब्स के लिए क्या किया गया है, जो यानी कि हम कह सकते हैं कि वो लोग जो कि पिछड़े वर्ग में आते हैं, इनके SC ST वाले लोग हैं, उस तरह के लोग। हम लोग इस बात से तो भली भांति वाकिफ़ हैं कि भले हम 21st सेंचुरी में पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी भारत के अंदर जो जात पात के नाम पर भेदभाव तो आसानी से हमें हर जगह पर देखने को मिल सकता है। मोस्टली ये सब होता है। आज भी आप गांव में चले जाइए, आप देखेंगे कि वहाँ पे जो छोटी जात वाले बेचारे लोग हैं वो ब्राह्मण और ये बड़े लोगों के घरों में नहीं जाते हैं, उनको गेट पे ही खड़े रहने का आदेश होता है, वो आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि बहुत सारी चीज़ें आज भी ऐसी देखने को हमें मिलती हैं। To uplift and include backward sections and tribes and deprived class in the mainstream, there are specific provisions in the Constitution. Reserved seats are allocated in legislature and local self-governing bodies election to provide representation. Reservation quota has been provided for admission in educational institutes and government jobs in proportion to their population to provide equal opportunity. Children of backward sections and tribes are given scholarships, basic amenities and waived fees, which come under optimistic policies and shielding policies are as per provision in the Constitution. अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो ये बैकवर्ड सेक्शन है, बेचारे जो ये पिछड़ी जाति वाले लोग हैं या फिर SC ST में जो लोग आते हैं, इन लोगों के साथ आज भी हमारे समाज के अंदर काफ़ी भेदभाव किया जाता है। तो इस भेदभाव के कारण ये जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, पर्टिकुलर जो ट्राइब्स हैं, ये आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। तो ऐसे में सरकार इनके लिए क्या करती है? तो सरकार इनको ऊपर ला सके, इनको भी थोड़ा बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए सरकार ने भी काफ़ी काम किए हैं। जैसे कि जो इलेक्शंस होते हैं, भले वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो या फिर स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे जो भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, यानी कि MLA वगैरह के इलेक्शन हो या फिर MPs के इलेक्शन हो या किसी भी तरह के इलेक्शन हो, इनके अंदर इन लोगों के लिए कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व कर दिया जाता है। कि सपोज जैसे कि 100 सीट्स हैं, उसमें से 33 सीट्स इन लोगों के लिए रिजर्व की जाती हैं, ताकि वहाँ पर उस सीट पे सिर्फ इन्हीं लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव चुना जा सके। अब ये सीट रिजर्व करने का मतलब क्या होता है? सीट रिज़र्व करने का, अब SC ST के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए जो सीट रिज़र्व की जाएगी, इसका मतलब होता है कि उस सीट के ऊपर सिर्फ इनके अंदर से ही कोई उम्मीदवार खड़ा होगा। उस सीट के ऊपर कोई भी जनरल या फिर अदर कास्ट वाला बंदा खड़ा नहीं हो सकता है। उस सीट से सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन लड़ेगा वो इन्हीं की कास्ट का बंदा होगा, और जब वो जीतेगा तो वो इनका रिप्रेजेंटेटिव बन के पार्लियामेंट में बैठेगा और इन लोगों के लिए सुधार के लिए, इनके वेलफेयर के लिए, इनको ऊपर उठाने के लिए वो काम करेगा। इसके अलावा इन लोगों को, यानी कि जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं, इनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, हम कॉलेजेस स्कूल्स की बात करें, एडमिशन जहाँ पर लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कॉलेजेस में, पर्टिकुलर एजुकेशन, एक हायर एजुकेशन के बाद, तो वहाँ पर इन लोगों के लिए वहाँ भी सीट्स रिज़र्व की जाती हैं। आज अगर आप कॉलेजेस में जाएंगे तो आप पाएंगे कि कुछ सीट्स जो होती हैं वो पर्टिकुलरली बैकवर्ड सेक्शंस के लिए रिज़र्व्ड रहती हैं। वहाँ पर जनरल कास्ट वाले लोगों को एडमिशन नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ऐसे बच्चे जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं लेकिन वो पढ़ाई में अच्छे हैं, वो लोग आसानी से एडमिशन पा सकते हैं और वो लोग भी अच्छी अच्छी ओहदों पे काम करके अपने समाज को ऊपर उठाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स की बात की जाए तो सरकारी नौकरियों के अंदर भी इन लोगों के लिए, जो ये हमारे बैकवर्ड सेक्शन के लोग हैं, इन लोगों के लिए सीट्स रिज़र्व की जाती हैं। अब रिज़र्व सीट करने का मतलब ये होता है कि सिर्फ जनरल कास्ट जो है वही आगे ना बढ़े, जो ये वीकर सेक्शन वाले लोग हैं इनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, ये भी अपने समाज का नाम रोशन कर सकें और अपने जो इनका जो बैकवर्ड सेक्शन के जो समाज है इनको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर सकें। इससे इनके सेक्शन के, इनकी क्लास के लोग जो हैं वो और ज़्यादा इंस्पायर होंगे और वो भी मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ये जो बच्चे हैं, यहाँ पर बात हमने देखी, नौकरियों की बात की, एडमिशन्स की बात कर ली हमने, इलेक्शंस की बात कर ली। अब हम बात करेंगे स्कूलशिप की, यानी कि स्कूलों में क्या होता है। अब आप जानते हैं कि स्कूलों के अंदर भी इन लोगों के लिए, जो बैकवर्ड सेक्शन के लोग हैं, उनके लिए भी कुछ सीट्स रिज़र्व कर दी गई हैं। इन लोगों के लिए फ़ीस जो है वो काफ़ी हद तक वेव कर दी गई है, यानी कि माफ़ कर दी गई है। यानी कि ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं कि जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, खासकर वो बैकवर्ड सेक्शन का हो, तो वो शिक्षा से वंचित ना रह पाए। अब जैसे कि आपको इसके बारे में मैं बताऊं तो जो वीकर सेक्शन वाले लोग हैं
वो कुछ गवर्नमेंट का प्रोसीजर रहता है, उसको पूरा करने के बाद अगर वो स्कूल में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर देते हैं तो उसके बाद सरकार जो है वो उनको फ्री एजुकेशन प्रदान करती है, भले वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी। सरकारी स्कूल में तो आप जानते हैं वैसे ही पैसा नहीं लगता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी ये चीज़ आती है कि वहाँ पर भी पैसे नहीं लिए जाते हैं, उनसे फ़ीस नहीं ली जाती अगर वो पर्टिकुलर जो डिमांडेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी जो वीकर सेक्शन जो उसके लिए प्रूफ जो रहता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं सरकार के द्वारा जारी किए हुए, वो अगर वो पेश कर देते हैं तो उनको फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। तो इस तरह का कुछ एक रूल अभी कुछ समय पहले सरकार ने जारी किया है, जिसमें हर एक कक्षा के अंदर 25% जो स्ट्रेंथ है वो ऐसे बच्चों की होगी जो कि वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं, और उनकी फ़ीस जो रहती है वो टोटली माफ़ की जाती है। जैसे कि आपकी क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 25 बच्चे इस पर्टिकुलर सेक्शन से बिलोंग करेंगे और उनकी फ़ीस भी बिल्कुल नहीं ली जाएगी। तो ये था हमारा चैप्टर। हमने इसमें काफ़ी कुछ सीखा हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, किस तरह की पॉलिसी। तो जितना कुछ भी हमने यहाँ तक पढ़ा तो हम देख सकते हैं कि भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर हम इतना खुल के अपनी बात को कह सकते हैं, खुल कर यानी कि सब कुछ कर सकते हैं। आप जानते हैं ना, भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश है जहाँ पर ये सब फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिली हैं। हम ही हमारे देश में रहकर इसका नाम ऊंचा कैसे करें देश विदेश में, पूरी दुनिया में, अब ये हमारे ऊपर है। देखिए इतनी सारी राइट्स मिली हैं हमको। हम भारत में रहते हुए, हमने सुना होगा बहुत सारे नेता लोग हमारे देश को भी बुरा कहते हैं देश के अंदर रहते हुए, लेकिन ऐसा करने के बावजूद उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो इन चीज़ों के कारण हमारा देश जो है बहुत ही एक बेस्ट प्लेस है रहने के लिए वर्ल्ड में। तो ऐसे में ये अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। जो भी जिम्मेदारियां हमारे देश के प्रति हैं उनको हम निभाएं और देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन करने की और काम करें। तो देश को कभी भी हमें कोसना नहीं चाहिए। वी आर लिविंग इन इंडिया एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस थिंग, क्योंकि भारत एकमात्र दुनिया में ऐसा देश है जहाँ पर हम इतनी सारी आज़ादी, इतना सारा हमको सब कुछ मिलता है, और ये रिच कल्चर है दुनिया का। देश विदेश के लोग जो हैं वो भी भारत में आकर रहना चाहते हैं, वो भी भारत के कल्चर को, ट्रेडिशन को देखना चाहते हैं। और इसकी अगर आपको एक झलक देखनी है तो आप बहुत सारे हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर देखेंगे जाके, तो वो सब आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वी आर द ऑनर्स ऑफ अ रिच कल्चर एंड हेरिटेज, सो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट थिंग। और हमें ये सब चीज़ों के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं का, मिस्टर B.R. अम्बेडकर और बहुत सारे जो दूसरे नेता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाकी, जिन्होंने भी मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, इसका जो फ्रेम तैयार किया है, इसके लिए हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए कि भारत में रहने वाला हर एक नागरिक जो है वो आज जो भी राइट्स को एंजॉय कर रहा है वो बिकॉज ऑफ दीज पीपल ओनली। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। सो जय हिंद। तो अच्छा लगा अगर आपको वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।